यहाँ क्या कर रही हो? चल लौकर। नहीं माँ। चल, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे कौन भरोसा करेगा तुझ पर, और किस मुंह से बताएगी उनको तू? हाँ चल। नहीं माँ, नहीं नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को खुदकुशी करने की सलाह दी और खुद भी खुदकुशी कर ली? जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया था उनके लिए? और अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ था, कुछ गलत हुआ था, तो माँ बेटी पुलिस के पास जा सकती थी। लेकिन इस घटना के 2 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। शिखा दी जल्दी करो, इतनी सुबह हो गई अभी तक आप उठे भी नहीं हो। जल्दी उठो, चलो फटाफट जल्दी से उठ जाओ। आप सुनिए। हाँ मुझे FIR लिखवानी है। हाँ, वहाँ पे। शिखा जागेग, उठ। काय झालं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बहनी, बस वो सर दर्द से फटा जा रहा है बस। है का है? ये निशान कैसे? और ये गले पर क्या हुआ? पता नहीं। 1 महीने से आपके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब सुबह आप जब जागती हैं तो आपको याद कुछ नहीं होता, पर पता चलता है कि आपके साथ किसी ने जबरदस्ती की है। जी, जब भी ऐसा होता है कमर के नीचे बहुत दर्द होता है। तो इतने दिन आप चुप क्यों रही? परिवार का कोई आपके साथ नहीं आया? इतने दिनों के बाद आप कंप्लेंट लिखवाने आई हैं? क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी तो इसका मतलब कोई तो है जो आपके साथ ये बार बार कर रहा है, लेकिन आप नहीं जानती वो कौन है। जी नहीं, होश में रहती तो जान पाती। ससुराल में कोई है जिस पर आपको शक है? नहीं सर, कोई नहीं है। सब बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मेरे साथ क्या हो रहा है। बस जब भी सुबह उठती हूँ सर बहुत भारी हुआ रहता है। सबसे पहले आपकी मेडिकल टेस्ट करवानी होगी। अजीब वाकया था। शिखा ने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके ससुराल में उस पर बलात्कार होता रहा है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो कौन है और ना ही परिवार के किसी सदस्य पर उसे शक है। पुलिस को बहुत सावधानी बरतनी थी, क्योंकि हो सकता है कि विक्टिम झूठ बोल रही हो, किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। पुलिस हर संभावना पर विचार कर रही थी। वो झूठ बोल रही थी या सच, ये तो मेडिकल जांच के बाद ही साफ होने वाला था। लेकिन अगर वो वाकई में विक्टिम है तो फिर कोई तो था जिसने बड़ी ही चालाकी से ये जाल बना था। लेकिन इस जुर्म का मकसद क्या था? सिर्फ अपनी भूख मिटाना या फिर विक्टिम से बदला लेना? इस रहस्य पर से पर्दा उठने में अभी काफी वक्त था। तहकीकात बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर जरा सी भी संभावना नजर आती कि शिखा के परिवार में ही कोई उसका शोषण कर रहा था तो उस तक पहुंचना जरूरी था।
क्या हमारी बहू शिखा ने ये रिपोर्ट लिखवाई है? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसा कुछ है भी तो उसे मुझे बताना चाहिए था, अपने सास को बताना चाहिए था। 2 बहुएं और भी हैं, उनसे कुछ कह देती। जब घर का ही कोई शामिल हो इस जुर्म में तो वो किसी से कैसे कहती? कैसे बताती वो, कैसे भरोसा कर लेती किसी पर? आखिर इस घर की 4 दीवारी में इतना बड़ा कांड हुआ है, उसका तो भरोसा ही टूट गया होगा ना। और वैसे भी इस मामले में तो कोई भी औरत चुप्पी ही साध लेती है। माँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सीधा पुलिस के पास चली जाए? सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ है सर। अब वो घर में किसी से तो बात कर सकती थी। अब लोग ये... 1 मिनट, शिखा का रूम का उस तरफ। जादव चेक करा। ये पिछले 2 महीनों में शिखा के व्यवहार में आपने कोई अजीब बात महसूस की? कोई चेंज? 1-2 बार मैं उसे चाय देने आई थी तो मुझे कुछ अजीब लगा। उसके हाथ पर और उसके गले पर नाखूनों के निशान थे। जब मैंने उससे पूछा तो शिखा ने कहा कि पता नहीं वैनी, और फिर... सर, कुछ तो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है वो। कैसे मुमकिन है ये सब कुछ घर में करवाना? झूठ बोल रही है वो। क्यों झूठ बोलेगी वो? किसको फंसाने के लिए? हाँ, झूठ बोलने की तो कोई वजह नहीं है उसके पास। वो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है घर में हम सबके रहते हुए? इसका क्या मतलब है? इसमें हम सब शामिल हैं? बकवास करती हो। सर, वजह तो पता नहीं है, पर यह पक्का है कि शिखा झूठ बोल रही। भाभी क्यों किसी को फंसाना चाहेंगी? हम लोगों में आपस में कोई झगड़ा नहीं है, हम सब प्यार से रहते हैं। हाँ सर, भैया और भाभी का रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। सर, मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि भाभी के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ भी है तो कैसे, पता नहीं सर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और कितनी देर चलेगी ये पूछताछ? क्यों, डर लग रहा है? हमें किस बात का डर है? पता चल जाएगा। शिखा का पति कहाँ है? जी, मेरा बेटा इन दिनों पुणे में। पिछले दिनों उसका ट्रांसफर हुआ है, शनिवार और इतवार को आता है। उसे फोन करके बुला लीजिए और पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करने के लिए बोलिए। जी। ये केस बहुत ही अजीब है। शिखा का कहना है कि रात को उसके बेडरूम में कोई आता है, उसे रेप करता है, और उसे किसी पर शक नहीं है, ना ही उसके परिवार में किसी को देख के ऐसा लगता है कि उसमें से कोई हो सकता है। और एक बात साफ है कि बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता। सर, कहिए शिखा तो झूठ नहीं बोल रही? हो सकता है, पर क्यों? अजीब बात तो यह है, उस परिवार के किसी भी औरत को विश्वास नहीं हो रहा है कि शिखा झूठ बोल सकती है। अक्सर घरों में औरतों के बीच झगड़ा होता रहता है, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ये शिखा के पति की क्या खबर? सर, वो ऑन द वे है, आ ही रहा होगा। ये बात आपको अजीब नहीं लगती? आपका परिवार कहता है कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। पिछले 1 महीने में आपकी पत्नी ने आपसे कुछ नहीं कहा, ना ही आपने कुछ महसूस किया, क्योंकि 6-7 बार आपकी पत्नी के साथ आप ही के घर में जबरदस्ती हुई है। ये सब जानने के बाद मैं खुद शॉक्ड हूँ सर। मुझे लगता था कि शिखा मुझसे सब कुछ शेयर करती है, पर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं शिखा मानसिक रूप से? कैसी बातें कर रहे हैं सर? शिखा एक बहुत ही समझदार और सुलझी औरत है। वो मेरे परिवार की बहुत इज्जत करती है सर। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी उसे बहुत चाहती है सर। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कुछ मेरे घर में हुआ। पर एक बात मैंने रियलाइज़ किया, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद जब भी मैं वापस आया हूँ पिछले 2 महीनों में, शिखा मुझे कुछ शांत शांत सी लगी। अब समझा, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब मुझसे कहे भी तो कैसे कहे। मैं उससे मिल सकता हूँ सर? मेडिकल जांच के बाद। शिखा के साथ रेप हुआ है, और वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज हैं और बॉडी पर कुछ निशान भी पाए गए हैं, कुछ पुराने और कुछ ताजे। थैंक यू डॉक्टर। शिखा, संभालो अपने आप को। मैं हूं तुम्हारे साथ। आपकी बहू के साथ पिछले 1 महीने में 6-7 बार जब जब वो हादसा हुआ
तब आप कहाँ थे? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को बेटी मानता हूं। एक बार सोचिए तो, किससे क्या सवाल कर रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचने के लिए तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है। जल्दी बताओ सच क्या है। देखिए सर, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है कि शिखा की एक झूठ की वजह से हम रोज रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए। मैं वैसा आदमी नहीं हूं सर, मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैं इज्जतदार आदमी हूं। इज्जतदार लोग ऐसे घटिया जुर्म नहीं करते, ऐसा कहीं लिखा है? तुम्हारे घर में रेप हुआ है तो तुम्हारे घर में से ही कोई एक होगा। अच्छा होगा तुम हमें सच बताओ, वरना हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। देखिए सर, आप ऐसी बात नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? सबूत भी हाथ लग जाएंगे। नहीं सर, हमारे घर में एक और आदमी है, हमारा नौकर बबलू। नौकर? जी सर, वो रोज रात रसोई में सोता है। जरूर उसी ने ऐसी घटिया हरकत की होगी। सर उसकी शादी भी नहीं हुई अब तक, और जब से आप लोग पूछताछ करने के लिए घर पे आए वो तब से गायब है। सर एक बात को शायद हमने मिस कर दी। शिखा का कहना है कि उसके सोने के बाद उसके साथ कोई रेप करता और उसे पता तक नहीं चलता। हो सकता है ये रेपिस्ट उसे कोई ड्रग देता हो या उसके खाने में कुछ मिलाता हो। ये काम घर का ही कोई कर सकता है। हो सकता है कोई औरत इसमें इन्वॉल्व हो। शिखा के ब्लड टेस्ट करवाओ और पता करो कि उसके ब्लड में कोई ड्रग के ट्रेसेस है क्या। सर भगवान जाने क्या हो रहा है, कोई अब तक घर क्यों नहीं आया। दीदी, आजकल तो पुलिस तो रेप केसेस में बहुत सख्ती से पेश आती है। नहीं समझ आ रहा मुझे कि मैं क्या कहूँ। हमदर्दी तो होनी चाहिए, पर मेरे दोनों बेटे और मेरा पति सबके सब तो पुलिस स्टेशन में। किसके लिए रो? उनके लिए कि तेरे लिए? माँ, भूखा गया आपको? और ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अब समझा कि घर में रहने के बावजूद शिखा इतनी चुप क्यों थी? अपना दुख अपना दर्द किससे बांटती? आप लोगों से? आप पर भरोसा करती वो? अरे इसका दुख तो दूर, आपको भैया पापा और धर्म की पड़ी है। गुस्सा तो हमें भी आ रहा है, मेरे पति पे लांछन लगा है। भाभी प्लीज, शिखा ने किसी पर कोई लांछन नहीं लगाया। सुना आप सबने? अरे इस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ ये सब किसने किया। और आपको क्या लगता है, ये सब जानकर मुझे धक्का नहीं लगा? पर एक बात तो समझ गया हूं मैं, ये जो कुछ भी हुआ है इस घर की चार दीवारी के बीच हुआ है, तो पूछताछ तो होगी। उन तीनों मर्दों के अलावा और कौन है चौथा इस घर में? बबलू कहाँ है? क्या हुआ साहब? वो तो काम पे होगा, और कहाँ जाएगा? काम पर नहीं आया इसलिए तो उसे ढूंढते आए यहाँ पर। साहब इधर तो आया नहीं वो, और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उछला यार, चौके तक सांगल उठे तो। साहब क्या किया था हमने? साहब बात तो सुनिए। अरे साहब, सच बताओ बबलू कहाँ है? झूठ बोलोगे तो तुम भी फंसोगे। रेप कैसे है ये? साहब राम कसम हम सच कह रहे, हमको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं जानते हम सब कह रहे। नहीं जानते तुम? दादा साहब हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता साहब, हमने कुछ नहीं कहा। सब हम लोग सच बोल रहे। सब हमारा भरोसा कीजिए सब हमें सच में नहीं पता बबलू कहाँ है। बाबा मैं तो कहता हूं कि आप कह दो विमल से कि वो अपने बीवी को लेकर कहीं और चला जाए। क्या हो जाएगा उससे? लोग यही कहेंगे कि हम ही लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, गलत हैं, इसलिए हमने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। पर बाबा उन दोनों की वजह से थाने में पिटाई हुई हमारी। मैं तो अब उन दोनों की शक्ल एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। भैया ठीक कह रहे, निकाल दीजिए उन्हें घर से। धर्म, न शिखा कहीं जाएगी और न मैं। शिखा ने किसी का नाम नहीं लिया है और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कि तुमने जरूर कुछ किया है। भैया दोबारा सी बात बोली ना मेरा हाथ उठ जाएगा। धर्म नहीं बाबा, मुझे बोलने दीजिए। मैं क्या जानता नहीं क्या इनको? भैया को तो मैं एक फूटी आंख नहीं बहाता। ये जरूर भैया और भाभी की प्लानिंग होगी ताकि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। बदतमीज, तेरी इतनी जरूरत की मुझ पर इल्जाम लगाता है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? तुम लोग सही हो और हम गलत।
देखो अपनी मनमानी मत करो, मैं कहता आप हूं। लोगों की चलेगी। बस मैं कहता हूं चुप हो जाओ तुम लोग। ये घर है अखाड़ा नहीं। अपने अपने रूम्स में जाओ। शिखा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो लेट जाओ। चलो। बस रोना बंद। अरे और बबलू भाई, बड़े दिनों बाद अपना पान बना दो। और बबलू, क्या हुआ साहब? यही सुने गए, थाने ले जाके सुनाओ। साहब थाना? मैंने क्या किया सर? बताता हूँ सब। साहब हमें खाए पीट रहे हो साहब। हमारे क्या हिम्मत कि हम किसी की तरफ आंख उठा के देखें। फिर इतने दिन तक छुपा कहा था? काम पे क्यों नहीं गया? साहब ऐसी कोई बात नहीं साहब। सब बोलने तो दो साहब। हम तो उनके कमरे में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हम रसोई में सोते थे और धर्म भैया हॉल में। धर्म हॉल में सोता था? हाँ साहब। क्यों? वो सब नहीं बता साहब, लेकिन इतना मालूम है कि धर्म भैया शिखा भाभी से बहुत नफरत करते थे और विमल भैया से भी उनकी बिल्कुल नहीं पटती थी। हमेशा झगड़ा होता था साहब। ये सब आप उन्हीं को पूछो ना साहब। शुरुआत में लग रहा था बहुत मीठा रिश्ता है इन देशमुखों का आपस में। अब पोल खुल रही है, दरारें नजर आ रही हैं। इन सब का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा। बबलू, जब भी बुलाए पुलिस स्टेशन चले आना। शहर छोड़ के बाहर मत जाना, तुझ पे नजर है हमारी। नहीं, मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। माँ जी, शिखा यहीं रहेगी। रहना तो आपको भी नहीं चाहिए इन लोगों के साथ दामाद जी। आपके ही परिवार से किसी ने इतना घिनौना काम किया है, दम नहीं घुटता इस घर में। आप हम पर क्यों उंगली उठा रही है? पुलिस ने पूछताछ की ना हमसे, कुछ हाथ आया? हमें तो ऐसे लगता है ना कि आपकी बेटी नौटंकी कर रही है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है हम सबसे। भैया, शिखा के बारे में इस तरह अनाप शनाप बकना बंद करिए। हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे माँ जी। जिसने पाप किया है वो लोग जाएंगे, और अगर किसी को हमसे प्रॉब्लम है तो वो बेशक ये घर छोड़कर जा सकता है। भाई, सारे निर्णय तुम ही कर लोगे, हम जनता है अभी। और बहन जी, माना कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, आप हम पर लांछन मत लगाइए। शिखा, शिखा नहीं, क्या कर रहे हो? शिखा, छोड़ो। अरे क्या कर रही हो ये? शिखा छोड़ो, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? क्या करूं मैं? और मेरी वजह से घर में क्लेश हो रहे हैं, भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, घर की शांति भंग हो गई है। ये जान दे दोगी? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी वजह से लड़िए मत, प्लीज। अच्छे लोग हैं साहब, झगड़े की बात कभी हमने उनके घर में सुनी ही नहीं। अशोक जी की एक दुकान है, अब सौरभ चलाता है। विमल, वो अकेला ही घर में नौकरी करने वाला है। पर धर्म, उसने तो बाप को डुबा ही दिया। धर्म तो शुरू से ही ऐसा है, लड़कियों पे पैसे उड़ाना, अय्याशी करना। कॉलेज टाइम से उसका यही हाल है। ठीक है। हाँ, मेरे पति यहाँ बाहर ही सोते हैं। वो हम लोगों के बीच बनती नहीं है। पर ये सब आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपकी भाभी पर रात के वक्त जो बलात्कार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, इससे एक सवाल उठता है कि उनके बेडरूम के सबसे करीब कौन है। हमें यह भी पता चला है कि आपके पति उनसे नफरत करते थे। हाँ, ये सब ठीक है, मगर मेरे पति ये सब नहीं कर सकते। कौन क्या क्या कर सकता है इसका अंदाजा नहीं है आपको। हाँ बोलो। सर, इस धर्म की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। कॉलेज के जमाने से अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है। फिलहाल ये घर पे ही है, इसका धंधा ठप है। इसे धंधे में लगाने के लिए घर से और पैसे चाहिए थे, मगर विमल ने साफ इनकार कर दिया। सर, इस धर्म की वजह से घर में अभी काफी झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, चल। चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, ये तेरे लिए भी आसान होगा और हमारे लिए भी। लेकिन सर, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं कैसे मान लूं सर?
बताता यार, और खातिरदारी करूं तेरी। सर मैं मानता हूँ कि मेरी विमल भाई और भाभी से बिल्कुल नहीं बनती। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली से मेरी नहीं बनती। कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरी बीवी भी मेरे बारे में यही सोचती है कि मैं निकम्मा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ सर। वो तो तुझे अपने साथ बेडरूम में सोने भी नहीं देती। तुझे तो हॉल में से दिखता होगा ना भाभी के बेडरूम में क्या चल रहा है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये काम बबलू नहीं किया है। सर ये काम बबलू नहीं किया है, या फिर जरूर ये भैया और भाभी की प्लानिंग होगी ताकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। वो तो यही चाहते हैं कि बाबा की पूरी जायदाद उन्हीं को मिले, इसलिए तो वो मेरे बाबा को भी मुझे पैसे देने से रोकते हैं सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। बबलू, शक के दायरे में सबसे पहला नंबर इसका है तो घर का नौकर, चेहरे से भी भोला भाला लगता है। इसकी नजर पड़ी वो शिखा पर, मौके का फायदा उठा लिया। सर मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री भी चेक की, कई बार इसे नौकरी से निकाला गया, हालांकि पुराने मालिकों ने वजह बताने से इनकार कर दिया। और दूसरा सस्पेक्ट है ये धर्म, शक्ल से ही शातिर लगता है। इसके बारे में जो सुना बुरा ही सुना है, और इसके पास मोटिव भी है, क्योंकि विमल की वजह से इसे पैसा नहीं मिलता था। बदले की आग थी इसके दिल में। और बचे हैं ये दोनों, बड़ा भाई सौरभ और बाप अशोक। इनके पास कोई मोटिव नहीं है, पर हर कोई इंसान सिर्फ व्हाइट या ब्लैक नहीं होता। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो उसके परिवार वाले भी नहीं जानते। हो सकता है इन दोनों की कुंडलियां हमें खोलनी पड़े, हो सकता है कोई गड़ा मुर्दा निकल आए। सर वैसे शक्ल से दोनों लगते सीधे साधे, लेकिन इस सौरभ के बारे में आस पड़ोस में कुछ खास अच्छा नहीं सुना। खाना तो खा लो, ठंडा हो जाएगा। मिस्टर सौरभ, हमें आपके ऑफिस की तलाशी लेनी, लेकिन सर वारंट है हमारे पास। सर मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर, आप इस तरह मेरी इज्जत की उछाल रहे। ला दो सर, पॉइंट चेक करो। बाहर ये चल। कहा दो कैमरा। देख तेरी इज्जत की धज्जियां ना वैसे भी उड़ चुकी है, चुपचाप सच सच बता दे। साहब मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ साहब। तू कितना शरीफ है ना, तेरे मोबाइल और तेरे लैपटॉप से पता चल चुका है। पॉर्न वेबसाइट्स देखता है, कई पॉर्न वेबसाइट्स का तो तू प्रीमियम मेंबर भी है। हाँ साहब वो लत लग गई है साहब। साहब सिर्फ देखता हूँ साहब, कभी कुछ किया नहीं साहब, और रेप के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। अच्छा, जब ये मोबाइल पे वीडियोस देखता है तो तेरे कान में क्या मंदिर की घंटियां बजती है? देख तू फंस चुका है, सच बोलने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने शिखा के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब, कुछ गलत नहीं किया है। कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तोड़े ला सर, उनकी नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कभी कोई सामान रखने जाओ या थोड़ा झुको तो टकटकी लगाकर देखते रहते थे। हाँ सर, उन्हें वो अलग अलग तरीके से करने की आदत है। मुझे बहुत गंदा लगता था, मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानते। जब जब शिखा के साथ जबरदस्ती हुई, आपके पति बेडरूम में ही थे? सर, घर का सारा काम मैं करती हूँ, इतना थक जाती हूँ कि एक बार सोती हूँ तो फिर सुबह तक आंख नहीं खुलती, किसी चीज का कोई होश नहीं रहता मुझे। हम तो उनसे दूर दूर ही रहते थे सर, जानबूझकर छूने की भी कोशिश करते थे और ऐसे दिखाते हैं जैसे गलती से हाथ लग गया, लेकिन क्या हम बुद्धू हैं? बोल लगा साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, सिर्फ पॉर्न फिल्म देखता हूँ साहब। हर आदमी तो देखता है ना साहब पॉर्न फिल्म, वो पॉर्न फिल्म देखने वाला रेपिस्ट तो नहीं होता है ना साहब। तू कर सकता है, खुद की बीवी को तंग करता है,
हर औरत को बुरी नजर से देखता है तू। साहब सिर्फ सोच सकता हूँ साहब, कुछ करने की हिम्मत नहीं है साहब मुझे। और आई शपथ साहब, मैंने शिखा के साथ कुछ गलत नहीं किया है साहब। लेकिन ऑफिस की औरतें, कस्टमर्स, सोसाइटी की औरतें, हर औरत को बुरी नजर से देखता है, घूर घूर के देखता है। ये तो तुझ जैसे लोग हैं जिनकी वजह से औरतों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। साहब अगर शिखा बोलती है कि उसके साथ कुछ जबरदस्ती हुई है तो उसे कुछ तो पता चलता, वो कौन है, उसे कुछ तो याद आता साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। जादव, चार्जशीट तैयार करा। औरतों के साथ गलत व्यवहार करने के जुर्म में कुछ दिन हमारा मेहमान बन के रहेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सर ये सौरभ भी हमारा मेन सस्पेक्ट लगता है। उसके दिमाग में तो ऐसे कीड़े भी हैं और उसने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही अशोक के खिलाफ। और अशोक के पास कोई वजह नहीं है शिखा या विमल से बदला लेने की। और उसके बारे में किसी ने कोई बुरी बात तक नहीं की। दुकान का स्टाफ है, आस पड़ोस की औरतें, सब उनकी इज्जत करते हैं। मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर विटामिन B12 के ट्रेसेस मिले। डॉक्टर ने कहा कि किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। जादव पता करो शिखा को सोने से पहले कोई दवा लेने की आदत थी क्या? मतलब स्लीपिंग पिल्स या विटामिन B डेफिशिएंसी की दवा। हो सकता है कि किसी ने इस आदत का फायदा उठाया हो और कोई घर का ही हो सकता है। एक बार अगर वो आदमी मिल गया तो आगे की सारी कड़ियां अपने आप सुलझ जाएगी। सर शिखा रात सोने से पहले दूध पीती थी जी। और अक्सर वो लेने आती थी, आप उसे देने जाती थी। मैं देने जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें कुछ मिला देती थी ताकि उसे होश ना आए? और वैसे भी आपकी पति की आदतें आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कहीं आपने ही उसे मौका नहीं दिया शिखा के साथ वो सब करने का? हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अपनी शादी को बचाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए औरतें क्या क्या नहीं कर बैठती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने पति के लिए, सुना आपने? और हम विश्वास कर बैठे आप पर। क्या हुआ तुम्हें? घर में फोर्स एंट्री की कोई निशानी नहीं है। किसी ने धर्म की आवाज भी नहीं सुनी इस घर में। मेरे के अंदर का भी तो कोई हो सकता है। हो सकता है। सर कहीं शिखा या विमल या इन दोनों ने मिलकर धर्म पे तो हमला नहीं किया? उन्होंने इस बात को मान लिया हो कि धर्म ही वो आदमी है जिसने शिखा के साथ रेप करने की कोशिश की हो। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, मैं शिखा के बेडरूम में जाता हूं। सर तुमने देखा था उसको जिसने तुम पर अटैक किया था? क्यों जान लेने की कोशिश की धर्म की? बहुत गुस्सा आया था साहब। धर्म भाई ने हम पर उंगली उठाई थी, हमने कुछ नहीं किया था साहब, फिर भी हमें बदनाम कर दिया। जिस दिन आप उठा के ले गए तब से आस पड़ोस के लोग भी बात करना बंद कर दिए। माँ बाप भी अच्छे से बात नहीं करते। सबको यही लग रहा है कि हमने ही रेप कर दिया साहब। और हमने उनके घर से एक चम्मच तक नहीं चुराया। ईमानदारी से नौकरी करते थे, पगार लेते थे, घर में सबसे भाभी दीदी करके बात करते थे। और उन्होंने क्या किया? हमारा नाम बदनाम कर दिया। पुलिस एक तरह से डेड एंड पर पहुंच चुकी थी।
केस एक पहेली बनकर रह गया था। सस्पेक्ट्स कई थे लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं। पुलिस को लग रहा था कि या तो उनकी तहकीकात में कोई कमी रह गई है या फिर मुजरिम बेहद शातिर है, लेकिन इतने में पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया, या फिर यूं कहिए कि इस केस को पूरी तरह से उलट पलट कर रख दिया। आपकी अलमारी से मिला है, जिसकी हमने फॉरेंसिक जांच करवाई, जिस पर आपके खून के निशान हैं, जिसका डीएनए आपके डीएनए से मिलता है, इस पर आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। अब तो सच बोलिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप अब भी यही चाहती है कि शक की सुई आपकी फैमिली पे रहे। आपकी वजह से आपके परिवार को कितनी मुसीबत हुई, जिल्लत सहनी पड़ी है। आपकी वजह से आपके पति को अपने ही परिवार से दुश्मनी करनी पड़ी। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। ये जो कुछ भी हुआ है इस घर की चार दीवारी के बीच हुआ है। तुम तीनों मर्दों के अलावा और कौन है चौथा इस घर में? और ऊपर से धर्म की जान जाते जाते बची है, और फिर भी आपका कहना है कि आप सच बोल रही हैं। आप जानती हैं आपके परिवार के टूटने की वजह सिर्फ आपका झूठ। खुला मैंने झूठ, मुझ पे कोई रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ, सब मैंने ही किया था। मुझे इंसाफ चाहिए था। इंसाफ? कैसा इंसाफ? हमारी नौकरानी शिल्पा की बेटी मुग्धा, उसे इंसाफ दिलाना चाहती थी। ये नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उस हादसे से इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ करना चाहती थी। सोचा इस तरह से सच सामने आएगा। सच? कौन सा सच? किस सच की बात कर रही हो तुम? मुग्धा के रेप का सच। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले पड़े, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हम दोनों। ताई कितने छांग दिसतेस? इधर आ। क्या? बैग। मुग्धा कितनी छान दिसते। मेरी छोटी बहन की शादी थी, मैं अपने ससुराल वालों के साथ मायके गई थी। मुग्धा हमारी मदद कर रही थी मेरी बहन को तैयार करवाने में। वाओ मुग्धा, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है रे, है ना? अरे बेटा, मेहंदी हुई या नहीं? हाँ बस हो गई। खाना तैयार है, सबको बुला लो। अच्छा मैं बुलाती हूँ। सबको मेहंदी लग चुकी थी। मेरे ससुराल वालों का रहने का इंतजाम ऊपर ही किया गया था। सारे जेंट्स पी रहे थे। ताई, हाँ तू रुक, मैं बुला कर लाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, जा। मैंने मुग्धा को उनको बुलाने को भेजा था, और जब बहुत देर तक वो नहीं लौटी तो ए मुग्धा का नहीं आली अजून? मुग्धा? ताई, 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 मुग्धा? ताई, ये सब किसने किया? ये वो ताई, वो किसने किया? बोल मुग्धा। उस वक्त आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? करना चाहती थी सर, मैंने माँ को सब कुछ बताया था, अगर उसने मुझे कहा पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं झगड़ी माँ से। अगर उसने मेरी एक ना सुनी, अगले दिन उसने शिल्पा ताई से बात की और कहा कि इस बात को फैलने ना दे, फिर ससुराल की बदनामी होगी। बेचारी शिल्पा ताई सब कुछ चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। शादी के 2 दिन बाद हमें उन दोनों की लाश मिली। मैं तब भी आवाज उठाना चाहती थी, उन दोनों को इंसाफ दिलवाना चाहती थी, पर माँ ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। चुप कर मेरी बच्ची, चुप हो जा। वो दोनों चली गई है भगवान के घर, तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? नहीं आई मुग्धा, चुप कर। तेरे ससुराल में अगर ऐसा कोई है तो किस पे उंगली उठाएगी?
मैं कहती हूँ सब कुछ भूल जा, तुझे मेरी कसम। मेरी माँ मेरी शादी बचाना चाहती थी, पर मुझे चैन नहीं था। मुझे किसी भी तरह उस दरिंदे को ढूंढना था जिसकी वजह से मेरी सहेली मुग्धा और उसकी आई ने खुदकुशी की। अजीब उलझी हुई सोच थी शिखा की। अपनी बचपन की सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए अजीब तरीका ढूंढा था उसने। अपने पूरे परिवार को मुजरिमों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था उसने। पर हुआ क्या? अंत में उसी के खिलाफ रेप का झूठा इल्जाम लगाने के लिए केस रजिस्टर किया गया। शिखा अरेस्ट हुई और कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा भी। पर तब तक सब कुछ बिखर चुका था। पति ने डिवोर्स लेने के लिए केस दायर कर दिया था, ससुराल से नाता टूट गया था, वो एकदम अकेली पड़ गई थी। अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने की कोशिश में शिखा अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। हालांकि उसकी इस कोशिश का एक हासिल था, पुलिस ने मुग्धा और उसकी मां की आत्महत्या के केस की दोबारा जांच शुरू की। ये आपके पड़ोस में जो मुग्धा रहती थी उसके बारे में क्या जानती हैं आप? ये शिखा की बहन की मेहंदी में ये मुग्धा आई थी? मुग्धा थी ना मेहंदी में, बड़ी अच्छी लड़की थी, मेरे को याद है। मेहंदी वाली रात को मैंने उसे रोते हुए घर लौटते हुए देखा था। मुग्धा की माँ ने बताया था मेरे को उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। मैंने ही बोला था चुप रह, बड़े लोग हैं वो, तेरी बेटी की बदनामी होगी, उनका कुछ नहीं जाएगा, पैसा फेंकेंगे बच जाएंगे। अब पुलिस जान चुकी थी कि शिखा की बहन की मेहंदी वाली रात ही मुग्धा के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद ही उसने और उसकी मां शिल्पा ने आत्महत्या की थी। लेकिन अब ना तो मुग्धा की डेड बॉडी थी और ना ही दूसरा कोई जरिया जिससे यह साबित हो सके कि उस रात मुग्धा के साथ बलात्कार हुआ था। मुजरिम अब भी छुपा हुआ था, लेकिन जुर्म कभी नहीं छुपता। वो कोई ना कोई अपना निशान पीछे छोड़ ही जाता है। सर, मुग्धा की मां ने दूसरी नौकरानी को बताया था कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है और ये मुग्धा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। उससे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ। जी सर, और ये इन्फेक्शन कंटेजियस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो रेपिस्ट को भी हुआ हो। पता नहीं भाभी की वजह से कैसे दिन देखने पड़ेंगे। अब हम उनकी शादी में गए, उसमें हमारी क्या गलती? वहां रेप हो डकैती हो, उससे हमें क्या? पता नहीं हमारा क्यों चेकअप करवा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जल्दी पता चल जाएगा। शक के दायरे में तुम सब हो, तुम जाओ। सर, अशोक जी, सौरभ, धर्म या विमल, चारों में से किसी को ये इन्फेक्शन नहीं है। लगता है शिखा को कोई गलतफहमी हुई। सर, अब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें पता चला है मुग्धा का रेप किसने किया है और वो इसी घर में से कोई एक है। आपकी फैमिली में से किसी के फोन रिकॉर्ड से इतना पता चला है कि उसे एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हुई थी, जो मुग्धा को भी थी और जिसका इलाज उसने करवा लिया है। जो विमल, सही कह रहा हूं ना? जी सर, वो इंसान मैं ही हूं। मुझसे गलती हुई। ये जो कुछ भी हुआ ना सर, शराब के नशे में हुआ। दादा, आप सबको खाने के लिए बुला रहे हैं, आप लोग जल्दी आइएगा। मुग्धा। जी दादा। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ दादा, अभी लाती हूँ। शिखा, आई एम सॉरी शिखा।
हाँ, आधा किलो टमाटर। नीलम, अरे कौन है तुम? छोड़ो मेरा हाथ। आज क्या हुआ तुम्हें? पहचाने नहीं मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। वैसे तो औरतें अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। हर प्रोफेशन में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। समाज में उन्होंने एक मकाम हासिल किया है। लेकिन क्या हमारे इस समाज में वो सुरक्षित हैं? क्या हुआ नीलम तुम्हें? भरे बाजार में किसी महिला का हाथ यूं पकड़ लेना, उसे परेशान करना, उससे जबरदस्ती करना, ये आज भी अक्सर हमारे समाज में देखने सुनने को मिलता रहता है। लेकिन क्या ये एक सभ्य समाज पर किए जाने वाले भरोसे का खून नहीं है? यूं तो इंसान आदि मानव काल से आज मॉडर्न युग में पहुंच चुका है, लेकिन क्या हम वाकई अपने मन के आदि मानव से मुक्ति पा चुके हैं? आज का एक केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे समाज और घर परिवार में आज भी औरतों की गरिमा के साथ खेला जाता है, उनके विश्वास का खून किया जाता है। मैं बहुत डर गई थी, जैसे तैसे भाग कर आई। ना जाने वो आदमी कौन था राजीव। अरे होगा कोई, अब हमारी बीवी है इतनी खूबसूरत, तुम्हें तो अभी तक आदत पड़ जानी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। साड़ी। एक और साड़ी? हाँ हाँ बाबा, लो इसे पहनो, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। अरे तुम पे जचेगी, लो पकड़ो, जाओ पहन के दिखाओ। ठीक है। अरे वाह, तुम तो और खूबसूरत लग रही हो। अच्छा रुको, मैं ना तुम्हारी फोटोग्राफ खींचता हूँ। हाँ चलो। हाँ एक वैसे वैसे कर दो, एक दूसरे से। हाँ और एक ऐसे ऐसे करता हूँ। बेटा आज टीचर को बता देना कि ब्रेक में प्रशांत आपको रोज मारता है और साथ ही साथ आपका सारा टिफिन खा जाता है, वरना मम्मा कल खुद आ जाएंगी स्कूल। ठीक है? ओके मम्मा। चलो चलो, वैन आ गई। बाय बाय मम्मा। ओह थैंक यू। 7 साल हो गए हमारी शादी को, तुम सबका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो। हमें तो तुम्हारी आदत पड़ गई है। अरे लखनऊ से चाचा जी का फोन है। हेलो, हाँ प्रणाम चाचा जी। एक मिनट अम्मा, चाचा जी का फोन है। घर पे सब कैसे? जी हाँ, ये माँ आ गई, कीजिए बात। जरूर शिल्पा की शादी के लिए कुछ कह रहे होंगे। हाँ जी। अच्छा ऐसा कहा, लेकिन पहले तो कुछ और ही कह रहे थे। शादी के रिश्ते में जबरदस्ती का सौदा तो हो नहीं सकता है ना। ठीक है, अगर कोई और हो तो बताइएगा। जी प्रणाम। क्या कहा चाचा जी ने? लड़के वाले कह रहे थे कि कुछ और वक्त चाहिए, शायद अगले महीने तक जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दे दिया माँ, और उनका जवाब यही है कि भाभी जी, एक तो आपकी बेटी बदसूरत, ऊपर से आपके पास उसको देने के लिए कुछ है भी नहीं। यही जवाब था ना माँ? तो क्या बोला टीचर ने? मैडम मैंने कुछ नहीं बोला। बेटा अगर लाइफ में सच्चे हो तो कभी डरना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, कल मैं टीचर से बात करूँगी। ठीक है? ओके मम्मा।
बेटा अब जाके हाथ धो लो, हम अभी खाना लगाते हैं। हेलो, क्या? सर, नीरव हमारे साथ घर पर ही था। हम बस किचन में खाना बनाने गए, वापस आए तो देखा वो नहीं। नीरव, हाथ मुंह धो लिया तो आ जाओ। नीरव, 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 खाना तैयार है? नीरव, नीरव, नीरव। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर। आसपास पड़ोस में आपने पूछताछ की? जी मैम, पर हम नीरव को कभी भी कहीं पर भी अकेला नहीं जाने देते। किसी पर कोई शक, किसी से दुश्मनी? वही आदमी है जो कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। कौन है यार? पहचानती हैं आप इसे? नहीं सर, लेकिन हाँ, ये हमसे ऐसे बात कर रहा था जिसे हमें बहुत अच्छे से जानता हो। तो आज क्या हुआ तुम्हें? पहचाने नहीं मुझे? अब मजाक मत करो। और आप इसे पहचानते हैं? नहीं सर। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि एक आदमी आपकी बीवी को परेशान कर रहा था? जी हाँ सर। ये पता होने के बावजूद भी कि एक आदमी आपकी बीवी को परेशान कर रहा है, आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या बताएं सर, हमारी बीवी है इतनी खूबसूरत, हर आने जाने वाला देखता है। अब किस किस से लड़ते झगड़ते फिरेंगे सर? और आपको तो हालात मालूम ही है, इसलिए इतना सीरियसली नहीं लिया सर। उस टाइम घर में कौन कौन था? क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? जब नीरव गायब हुआ तब आप कहाँ थी? जी इंस्पेक्टर साहब, हम मंदिर गए हुए थे। और आप? सर हम अपने ऑफिस में थे। जब हम वापस आए तो नीलम नीरव को ढूंढ रही थी। कहाँ काम करती हैं आप? जी एडवोकेट प्रमोद अग्रवाल के यहाँ पर। ठीक है। प्रेरणा, बच्चा घर से गायब हुआ है और ऐसे केसेस में 90% हाथ किसी अपने का होता है। एक काम करो, इसके रिश्तेदार और घर वालों की सारी कुंडली निकालो। जी सर। एक 6 साल का बच्चा अपने घर से गायब हो जाता है और वो भी दिल दहाड़े। ये वाकई में चौंका देने वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात है। लेकिन ये भी उस भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे बच्चे स्कूल, मोहल्लों और यहाँ तक कि अपने घर में भी सुरक्षित हैं? क्या नीलम को सरेआम छेड़ने वाला ही उसके बच्चे के गायब होने के पीछे था या फिर कोई और इसका जिम्मेदार था? बहरहाल किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चे के गुम हो जाने की खबर किसी तूफान से कम नहीं होती। अरे राजीव भैया, ऐसी ही टेंशन कम थी क्या पैसे वापस करने की? जो अभी ये बच्चे का बखेड़ा और खड़ा हो गया, अब आप ये सब कैसे करोगे? लेनदार पूरे सिर पर खड़े हुए हैं, उन्हें संभालना ही मुश्किल हो रहा है और एक चिंता और आपके लिए बढ़ गई। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी भैया कि नीरव जल्दी मिल जाए। बच्चा वापस चाहिए तो 10 लाख का इंतजाम करो। सर राजीव के घर वालों की कुंडली निकाल ली है। बाप कमल गुप्ता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर था, महीने का पेंशन आता है। विधवा माँ सावित्री डायबिटिक पेशेंट है। सर राजीव की एक बड़ी बहन है शिल्पा, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और राजीव की एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है और उनका यहाँ पर कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है।
सर, ये मोबाइल के ज़माने में कबूतर से पैगाम कौन भिजवा सकता है? ये जो कोई भी है बहुत शातिर है, मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए इसने लेटर भेजी, वो भी कंप्यूटर से टाइप करवा के। पत्थर पे लेटर कोई नजदीक से ही फेंक सकता है। अच्छा ये बताइए, आपकी दुकान के आसपास किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव? जी नहीं सर। किसी से कोई उधार लिया हो, पैसे का लेन देन? जी सर, मुकेश। अरे ये क्या? अरे आप सोडा क्यों पी रहे हो? खाना खाने का टाइम है, अब खाना खाओ। लो, गरम गरम खाना है। मुकेश, जी मैं ही हूँ। चलो हमारे साथ, तुम्हारे खिलाफ वारंट है। अरे लेकिन इन्होंने क्या किया है? वो सब पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे अरे मैडम, लेकिन रुकिए मैडम, इन्होंने किया क्या है? चल सच सच बता, राजीव के साथ तेरा क्या हिसाब बाकी है? सर 7 साल पहले मैंने उसे 5 लाख रुपए उधार दिए थे उसकी शादी के लिए, लेकिन उसने बहुत टुकड़ों में मेरी रकम वापस की है सर, वो भी 2 लाख। क्या भैया राजीव कुमार जी, ऐसे टुकड़ों में पैसे लेने पड़ेंगे आपसे या कभी एक साथ भी देंगे? दे तो रहे हैं भैया। कहाँ दे रहे हो यार? कभी 200, कभी 500। 2 लाख रुपए तो दे दिए है ना, 3 लाख रुपए भी दे देंगे, आप भरोसा रखिए। 3 लाख रुपए अभी भी उससे लेना बाकी है और मैंने ब्याज नहीं लिया सर उससे। इसलिए तूने उसके बच्चे को उठा लिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला उसके बच्चे को क्यों उठाऊंगा? बल्कि इस हाल में तो मैंने उससे अपने पैसे वापस मांगने भी बंद कर दिए थे। चल अब ये बता कि 17 तारीख की शाम को तू कहाँ था? 17 तारीख को मैं मेरी दुकान पे ही था सर। आप चाहें तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं सर, सरिता से। सर, मुकेश की वाइफ सरिता ने कंफर्म किया है कि वो उस दिन दुकान में ही था और मोबाइल की लोकेशन भी वहीं की है। सर घर और दुकान सब जगह पता कर लिया है, कहीं भी कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं मिला सर। प्रेरणा, ये केस एक बच्चे की किडनैपिंग का केस है, इसमें हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर, जिस इंसान की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, ऊपर से वो कर्जदार भी हो, सर किसी को उसका बच्चा किडनैप करके क्या मिलेगा? प्रेरणा, मुझे लग रहा है हम इस केस को गलत एंगल से देख रहे हैं। ये केस सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं लगता। वो स्केच वाले का कुछ पता चला? नहीं सर। इतना वक्त हो गया, नीलम अभी तक नहीं आई। अरे अंधा हो गया तू उसकी सुंदरता के पीछे, उसका चाल चलन भी ठीक से नहीं देख पाया। अरे भाग गई होगी किसी के साथ। बस करो माँ, नीलम के बारे में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे क्या शर्म नहीं आती? पहले बेटे को भेज दिया और अब खुद भाग गई अपने आशिक के साथ। अरे अब तो अपनी आंखें खोल ले राजीव। दीदी, शुरुआती कार्रवाई में तो पुलिस को यह सिर्फ किडनैपिंग का केस लग रहा था, लेकिन नीलम के गायब होने से कई और सवाल पैदा हो गए थे। आखिर कहां थी नीलम? क्यों शिल्पा का यह मानना है कि नीलम का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्यों नीलम ने अपने पति के भरोसे का खून किया? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है इस घटना के पीछे छुपी सच्चाई? पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई थी। पहले तो बच्चा गायब था और अब मां भी गायब है। देखिए, ये केस सिर्फ सिंपल किडनैपिंग का नहीं। अब एक बात बताइए, आप पति पत्नी में सब कुछ ठीक था? देखिए, अगर आप अपने बच्चे और बीवी को सही सलामत वापस पाना चाहते हैं तो सब कुछ खुलकर बताइए। जी हाँ सर, सब ठीक ही था। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम कुछ करते हैं। थैंक यू। प्रेरणा, या तो पत्नी की सुंदरता ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है या फिर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। पता करो इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी। सर, जब से नीलम का रिश्ता आया था तब से उतावला हुए जा रहा था। अम्मा, 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 क्या ये लड़की सचमुच मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? हाँ बेटा। कितनी खूबसूरत है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तुम भी देखो ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी है ना? वाह राजीव, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। मैडम, जब राजीव की शादी हुई तब बहुत खुश था वो। देखा तेरे भाई की किस्मत कितनी जबरदस्त है ना? बिल्कुल हीरोइन के जैसी। बिल्कुल। हाँ भैया, सच में बहुत सुंदर है। मुकेश सुनना यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, 5 लाख रुपए। मैं तेरी भाभी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता यार। 5 लाख रुपए भैया? भैया, आपके घर में आपकी बहन बिन पे आई बैठी हुई है और आप उधारी लेकर इससे शादी करने जा रहे हैं? अरे भाभी,
नीलम जैसी लड़की ने मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दिया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? मुकेश, तू मुझे पैसे दे देना, मैं टाइम पे सूद समेत सब लौटा दूंगा। 7 साल हो गए मैडम, 3 लाख रुपए अभी भी बाकी है, पैसे वापस नहीं दिए उसने। कितनी बार समझाया था कि अपनी चादर देख के पैर पसार, पर नहीं, बेतहाशा खर्चा किए जा रहा था। आओ भैया, ले आओ, आराम से संभाल के। हाँ, ये अंदर बस बेडरूम में लगा दो, जाओ। हाँ। अरे ये क्या है? अम्मा, नया टीवी है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी कुछ दिन पहले तू नई वॉशिंग मशीन, नया फ्रिज लेके आया, फिर इस टीवी की क्या जरूरत थी? पुराना टीवी है ना। अरे अम्मा, मेरी नीलम क्या ये डब्बा टीवी देखेगी? नहीं माँ, नीलम के लिए तो सब चीज नहीं होनी चाहिए। अरे कुछ तो बचाना सीख, सबका सब उसी पे लुटा देगा क्या? बहन की शादी के लिए कुछ नहीं बचाना तुझे? बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी राजीव की। खर्चा शादी के बाद भी नहीं रुका, प्यार के साथ साथ वो भी बढ़ता ही चला गया। हर दिन नए नए गिफ्ट्स, कभी साड़ी, कभी कुछ, जाने क्या क्या। नीलम जी, ये तुम्हारे लिए। साड़ी? हाँ, तुम्हारा फेवरेट कलर है ना। अंधा हो गया था वो प्यार में। अंधा क्यों? अब अंधा ही तो बोलेंगे ना मैम। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि नीलम जितनी सुंदर लड़की कभी भी हमारे भाई जैसे नॉर्मल दिखने वाले आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती। नीलम का अफेयर था मैम। अफेयर? तुम जानती हो उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था? या फिर कभी देखा उसे किसी के साथ? देखा तो नहीं, पर हमको पूरा विश्वास है। शादी को 7 साल हुए। राजीव अपनी पत्नी से अंधा प्यार करता है। उसे खुश रखने के लिए उसे तोहफे भी देता था। क्या ये प्यार था? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सर, राजीव को पता था कि आते जाते लोग नीलम पर लाइन मारते हैं और एक आदमी तो उसका पीछा भी कर रहा था। हो सकता है अपनी हीन भावना का शिकार होके उसने पहले बच्चे को गायब कर दिया, फिर उसने बीवी को गायब कर दिया। सर, ये भी हो सकता है कि नीलम शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश ना हो, कहीं उसका बाहर अफेयर चल रहा हो और ये सब किडनैपिंग का ड्रामा करके उसने पहले बच्चे को गायब कर दिया और हमें वो झूठा स्केच थमा के खुद गायब हो गई। इन दोनों ही सूरत में राजीव को ना दोबारा फिरौती का कॉल आने वाला है और ना ही लेटर। प्रेरणा, नीलम की सारी डिटेल्स चेक करो, किससे बात करती थी, किससे मिलती थी, सब कुछ। सब। ये जो राजीव का घर है, उसकी जो बीवी है, उसके बारे में कुछ जानती है? मैडम, पति पत्नी के बीच प्यार तो बहुत था, पर लोगों को हैरानी होती थी कि इतना साधारण दिखने वाले आदमी को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। किस्मती थी, तभी तो लंगूर के मुंह में अंगूर आ गई। मैडम, नीलम का प्यार तो सिर्फ दिखावा था। राजीव भी उसके प्यार में अंधा था। क्यों? मार्केट में देखा था उस दिन एक आदमी के साथ लिपटे हुए। यही था वो आदमी? हाँ, यही था मैडम। आप जानती है इसे? नहीं, पहली बार देखा था मार्केट में उसे। ठीक है, थैंक यू। सर, अगर नीलम का इस आदमी के साथ चक्कर होता तो वो हमें ये स्केच बनवाकर खुद क्यों देती? इस केस में कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है। सर, मैडम, नीलम की कॉल डिटेल आ गई। नीलम के मोबाइल पे लास्ट कॉल किसी संदीप सिंह के नंबर से आया था और पिछले कई महीनों से लगातार बात हो रही है। संदीप। प्रेरणा, इस संदीप को बुलाओ। सर, संदीप का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इत्तेफाकी बात यह है कि उसका फोन तब से बंद है जब से नीलम गायब है। इस संदीप का एड्रेस लिखवाओ। सर। बोला? हाँ भैया। ये जो साहब अभी अंदर गए, कौन है? वो साहब घर के मालिक है। बेचारे की बीवी बच्चे कुछ दिन से गायब हो गए। ओके, ठीक है। सर, संदीप के ऑफिस फोन किया था, वो 3 दिन से ऑफिस ही नहीं आया। संदीप के घर चलते हैं। अरे सुनो। जी साहब। संदीप कुमार यहीं रहता है ना? हाँ जी, यहीं रहते हैं। आखिरी बार कब देखा उसे? 2-3 दिन पहले देखा था। ठीक है, जाओ। प्रेरणा, ताला तोड़वाओ। जी सर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जाओ, अंदर देखो। सर, लगता है घर कुछ दिनों से बंद पड़ा है। एक काम करो, संदीप कुमार की लास्ट मोबाइल लोकेशन निकालो और राजीव को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। चलो।
मम्मी एक चलो खाना खा लो। क्या हुआ? नहीं, मैं पापा के ही हाथ से खाऊंगा। अरे वाह। अच्छा ठीक है बाबा, पापा के हाथ से खा लेना, लेकिन खा लेना। ओके। चलो पापा आज आपको खाना खिलाएंगे। हाँ क्या खाओगे, ये कि ये हाँ। राजीव, रोटी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटा आखिर ऐसे कब तक चलेगा? जब तक वो दोनों मिल नहीं जाते अम्मा। जी सर, नीलम और संदीप कॉलेज फ्रेंड्स थे और संदीप उससे प्यार करता था, पर नीलम ने हमसे शादी कर ली। फिर हमारा एक बेटा हुआ। फिर एक दिन अचानक संदीप कानपुर शिफ्ट हो गया। सरप्राइज! मुझे पहचाना नहीं? संदीप तुम? संदीप! आओ अंदर आओ। कैसे हो? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? गुड। ये देखो मैं तुम्हारे लिए और नीरव के लिए लाया। अरे लो। इतने सारे गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? गिफ्ट जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, अपनापन जताने के लिए दी जाती है। और ये अपनापन मेरा नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा का है। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदले हो। आओ, ये है हमारे हस्बैंड राजीव। हाय संदीप। हम जानते थे कि वो सारे गिफ्ट्स खुद संदीप दे रहा है, पर हम कुछ नहीं बोले। हाँ संदीप, उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी और तुम ना बिल्कुल नहीं बदले हो। हाँ। नीलम लगातार संदीप से फोन पे बात करती थी, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और हमें ये भी डर था कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चली जाए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी बीवी संदीप के साथ भाग गई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमने एक दिन उससे पूछा था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल सकता था। लेकिन आप जैसा प्यार करने वाला पति नहीं मिलता ना। आप हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं। हमें और क्या चाहिए? सर हमें नहीं लगता कि हमारी नीलम हमें छोड़ के जा सकती है। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे सर, और अगर वो हमारे साथ खुश नहीं होती तो कब की भाग गई होती। सर भले ही हमने कुछ देखा ना, पर यकीन मानिए एक औरत दूसरी औरत का दिमाग पढ़ना जानती है। नीलम का अफेयर था किसी के साथ, हमेशा बंटन के रहती थी, चाहे पति आसपास हो या ना हो। क्या बताऊं साहब, सोचा था खूबसूरत बहू आएगी तो हमारे बेटे की जिंदगी को और खूबसूरत बना देगी, पर उसने तो हम सबकी जिंदगी बदसूरत बना के रख दी। कहीं का नहीं छोड़ा। बेटा परेशान है, पोता गायब है, पड़ोसियों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस उल्टा ने। साहब आप ये केस बंद कर दीजिए, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। घर की बहू के मिसिंग होने पर सास का यह कहना कि केस बंद कर दीजिए, हमें हमारी बहू नहीं चाहिए। ननद शिल्पा का यकीन से यह मानना कि नीलम का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही थीं कि नीलम अपने बच्चे को लेकर संदीप के साथ भाग गई है। सवाल कई थे। क्या नीलम इस बेमेल शादी से खुश नहीं थी? क्या नीलम ने इनके भरोसे को तोड़ा था, या फिर नीलम का इस परिवार पर से भरोसा उठ गया था? सर लगता है नीलम के बारे में कोई भी अच्छी राय नहीं रखता था। सास और नंदन तो छोड़िए, पड़ोसी भी नहीं। ऐसा लगता है कि नीलम की खूबसूरती उसी के लिए ही जहर बन गई। हेलो, ठीक है सर, संदीप के लास्ट कॉल की लोकेशन मिल गई है। सर यही लोकेशन ट्रेस हुई है। ठीक है, ये पूरा एरिया अच्छी तरह से सर्च करो। सर यहाँ आइए। लगता है बॉडी काफी दिनों से यहीं पड़ी थी। सर लगता है इसे किसी पत्थर से कुचला गया है, वो भी फोर्स के साथ। हो सकता है। प्रेरणा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर
हमें तो लगा था कि नीलम जो है वो संदीप के साथ भाग गई है, लेकिन संदीप तो मर चुका है। तो फिर नीलम और बच्चा कहाँ गए? सर हो सकता है बच्चा नीलम विक्टिम ना हो, बल्कि मेन प्लेयर हो उसके पीछे। उसे संदीप का इस्तेमाल किया हो भागने के लिए और फिर उसे मार डाला। हो सकता है। सर हो सकता है ये स्केच एक प्लॉट हो हम लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आज तक ना ही कोई फिरौती का कॉल आया है ना ही कोई लेटर। प्रेरणा, मुझे लगता है हम जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे नजदीक की चीज हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। एक काम करते हैं, इस केस को शुरू से एनालाइज करते हैं। राजीव, 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 ये देखो बाहर कोई फेंक कर गया। क्या? पता नहीं, देखो। बच्चा वापस चाहिए तो कल तक 10 लाख का इंतजाम करो। पैसे कब और कहाँ लाने हैं उसके लिए फोन का इंतजार करो। हेलो मैडम, स्केच वाला आदमी यही है, नीलम के घर के आसपास। गुड, नजर रखो उस पर। सर, स्केच वाला आदमी मिल गया। तो नीलम और बच्चा किधर है? मैडम मुझे नहीं पता। तो हमें देखकर भागा क्यों? बताएगा कैसे? तरीके से पूछो। बताता हूँ सर, नीलम मेरी गर्लफ्रेंड है। फ्रेंड्स बुक में मिली थी वो मुझे। आज तक कभी आमने सामने नहीं मुलाकात हुई है सर। सर आपको यकीन नहीं हो रहा है सर, ये देख। सही बोल रहा था। चल बता, बता सच क्या है? सर उस दिन वो मुझे अचानक मार्केट में दिखी। मुझे ऐसा लगा कि वो नीलम है। नीलम? अरे कौन है तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। गर्लफ्रेंड थी मेरी, पर वो ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे कि वो मुझे पहचानती नहीं है। मुझे प्यार मोहब्बत वाली बातें वीडियो मैसेज करने के बाद भी वो मुझे पहचानने से इनकार कर रही थी सर। उस दिन तो मैं उसे जाने दिया, पर उसका पीछा करना शुरू किया सर, ताकि ये पता लगा सकूं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोबारा मिलेगी तो मैं उसे समझाऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। बस उसके आसपास लगा रहा। मैं उसे शादी करना चाहता था। इसी बीच में उसे पैसों की भी ज़रूरत पड़ी। मैंने उसे पैसे भी दिए, लेकिन जब भी वो मेरे सामने से गुजरती तो मुझे अनदेखा कर देती, जैसे कि मुझे जानती नहीं है। बस रहा नहीं गया सर, और मैंने उसे पकड़ लिया। नीलम के लिए उसका ऐसा करने के पीछे पता नहीं क्या रीजन था सर। अब ये केस सिर्फ किडनैपिंग और मर्डर का नहीं रह गया था, इंटरनेट फ्रॉड और साइबर क्राइम का भी बन गया था। नीलम, एक शादीशुदा औरत, किसी की पत्नी, किसी की माँ, उसका अपने वीडियोस और फोटोज किसी गैर मर्द को भेजना और फिर उससे पैसे लेना, इन सब बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही थी। ये फोटोज और वीडियोस शायद घर के बेडरूम में क्लिक किए गए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और ने क्लिक किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ नीलम खुद कर रही थी, या फिर उसे पता ही नहीं था कि इनका कोई गलत फायदा उठा रहा है। प्रेरणा, उस आईपी एड्रेस का पता चला जिस पर चैट हो रही थी? सर आईटी डिपार्टमेंट को कॉल किया था, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पता नहीं कैसा होगा हमारा पोता। सिर्फ 7 लाख का इंतजाम हो पाया है। कोई भी मदद नहीं कर रहा। कोई भी दुकान के बदले पैसे देने को तैयार ही नहीं। उधार लौटाने के पैसे नहीं है तेरे पास, और फिरौती के पैसे कहां से आए तेरे पास? हाँ? वो तो मैंने दुकान बेच के लाया था। झूठ बोल रहा है तू। तेरी सारी कुंडली हमने निकाल ली है। ये तेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं, हमें सब पता है तूने कौन सी दुकान बेची है। अब सब सच सच बता, कहां से आया ये पैसा? बोल वरना बताते हैं, हम बताते हैं सर।
बात दरअसल ये है सर कि हमने फ्रेंड्स बुक पे नीलम के नाम का एक अकाउंट बनाया था। तू तो नीलम से प्यार करता था, फिर ये सब क्यों किया? प्यार तो सर हम आज भी उससे करते हैं, पर उसने हमसे कभी प्यार नहीं किया। क्योंकि वो संदीप से प्यार करती थी। सर हमने आप लोगों से एक बात छुपाई है। दरअसल हमें 8 महीने पहले ही मालूम हो गया था कि संदीप और नीलम का अफेयर चल रहा है, जब उसका फ़ोन ख़राब हुआ था। सुनिए ना, देखिए हमारा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। मैं शाम को ठीक करके ले आऊँगा। जी। भले ही नीलम ने हमें नहीं बताया, पर हम जानते थे कि संदीप और नीलम फिर से। इसलिए तूने संदीप का खून कर दिया। चल जल्दी से बता दे, नीलम और बच्चा कहाँ है? नहीं नहीं सर, हम मानते हैं कि हमने नीलम के नाम का फ्रेंड्स बुक पे अकाउंट बनाया था और लोगों से पैसे लिए, क्योंकि हम उसे जलील करना चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे। पर अपने बच्चे और बीवी को हम किडनैप नहीं कर सकते सर, और किसी के खून के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते सर। इस पर साइबर क्राइम का केस डालो। प्रेरणा, संदीप का खून और नीलम का गायब होना, इसमें इसका हाथ हो सकता है, क्योंकि प्यार में घायल इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और बच्चा? मुझे नहीं लगता किसने बच्चे को किडनैप किया है, वरना ये फिरौती की रकम नहीं इकट्ठी करता। पता करो राजीव ने फ्रेंड्स बुक पर किस किस के साथ फ्रॉड किया है। कोई हो सकता है जिसे इसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उसने बदला लेने के लिए नीलम और बच्चे को किडनैप किया। जी सर। मिस्टर प्रमोद। सर वो अंदर है। मिस्टर प्रमोद, नीलम गुप्ता आपके यहाँ काम करती है? कौन नीलम गुप्ता? ध्यान से देखिए, नीलम गुप्ता आपकी फ्रेंड्स बुक फ्रेंड। बहुत सारी बातें की हैं आपने इसके साथ, अब कुछ याद आया? सर मैं मानता हूँ कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, मैंने उससे बात भी किया है, बट मैं शादीशुदा हूँ सर, मेरा कोई अफेयर नहीं। ये जस्ट एक टाइम पास है और कुछ नहीं। टाइम पास? एज अ फ्रेंड किसी को ऐड करना, उसके साथ चैटिंग करना और उसके बाद पैसे ट्रांसफर करना, इसे आप टाइम पास कहते हैं? सर उसे कुछ अर्जेंट में पैसे चाहिए थे और मेरी दोस्त भी तो है। आप नीलम गुप्ता को जानते भी हैं? जी नहीं। आपकी असिस्टेंट शिल्पा उसकी भाभी है, नीलम गुप्ता। अच्छा ये बताइए, शिल्पा आपका लैपटॉप एक्सेस करती है? जी। क्या हुआ सर? मैंने क्या किया सर? क्या किया? टिफिन लेकर इस गोडाउन में पिकनिक मनाने आया है? हाँ? बताता हूँ साहब, मैं सब सच बताता हूँ साहब। चल बोल। साहब वो राजीव से पैसे मांगते मांगते मैं थक गया था साहब, इसलिए मजबूरी में उसके बच्चे का किडनैप करना पड़ा साहब। मैडम मैं सच कह रही हूँ, हम उस बच्चे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। हम तो उसे टाइम पर खाना और पीना सब दे रहे थे, बस एक बार पैसे मिल जाते तो हम उसे उसके घर पर पहुँचा देते। उसके पास पैसा था साहब, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी पर उड़ाने के लिए। किसी भी बच्चे को किडनैप करना इतना आसान नहीं होता जब तक घर वाला साथ में शामिल ना हो। पिछले कुछ दिनों से तूने इस अननोन नंबर पर बहुत बार बात की है। किसका है ये नंबर? बोल। बताती हूँ मैडम। प्लान के हिसाब से जब
नीलम नीरव को लेकर घर पहुंची तो हम भी उसके पीछे पीछे घर में गए थे। बेटा अब जाके हाथ धो लो, हम अभी खाना लगाते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि अपने ही भतीजे को किडनैप करना पड़ा? हर बार लोग हमें शादी के लिए ना कर देते थे क्योंकि हम सामने हैं। लड़के वाले कह रहे थे कि कुछ और वक्त चाहिए, शायद अगले महीने तक जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दे दिया माँ, और उनका जवाब यही है कि भाभी जी, एक तो आपकी बेटी बदसूरत, ऊपर से आपके पास उसको देने के लिए कुछ है भी नहीं। लेजर स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे जिसमें कुछ लाखों का खर्चा होता है। हमको पैसों की जरूरत थी सर, और राजीव उस नीलम की खूबसूरती के पीछे बिल्कुल अंधा हो गया था। अपनी कमाई से ज्यादा उस पर लुटाता था। उसको हमारी शादी की कोई चिंता ही नहीं थी। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट देखा है, सोच रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे पे वो गिफ्ट कर दूं। पर उसकी क्या जरूरत है? राजीव। जी दीदी कहिए। मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। इतनी रकम लेकिन क्यों? मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है। मैंने सुना है कि उससे रंग गोरा हो जाता है। तुम तो जानती हो कि कितना खर्चा हो रहा है, और अभी तक मुझ पे शादी का कर्ज भी बाकी है। रोज उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा हूँ। दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राजीव से हमें पैसों की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर एक दिन ऑफिस में उस दिन हमें नीलम की असलियत के बारे में पता चल गया, और ये भी पता चला कि उसके पास पैसे हैं। इसलिए हमने नीरव की किडनैपिंग का प्लान बनाया। मुकेश को अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए हमने उसे भी इस प्लान में शामिल कर लिया। और नीलम को कहाँ गायब किया? नीलम को गायब करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हेलो, बॉडी को पानी से बाहर निकालो। सर ऐसा लगता है कि काफी दिनों से ये पानी में थी। इसके माथे पर वैसा ही घाव है जैसा संदीप के माथे पर था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से नीलम की मौत संदीप की मौत के कुछ घंटे बाद हुई है, और सर संदीप के फोन से नीलम के फोन पर फोन किया गया है, वो भी संदीप के मौत के बाद। इसका मतलब कोई संदीप को जंगल में लेकर जाता है और उसे वहां मार देता है। फिर संदीप के मोबाइल से वो नीलम को फोन करता है, उसे वहां बुलाता है और उसे भी मार देता है, और दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। इसका मतलब वो कातिल दोनों को जानता था। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई और क्या क्या होना बाकी है। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। जाओ। आप लोग यहाँ? अभी सब पता चल जाएगा। ये देखिए, दोनों फोन स्विच ऑफ करके रखे हुए थे, इसलिए हम इन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। देख, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। अब तू खुद बताएगा या फिर हम उगलवाएं? हमने अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी सर। हमारी नीलम ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर जब से ये संदीप आया नीलम बदल गई। हमसे धोखा करने लगे। बस हमने भी मन बना लिया, इस मुसीबत की जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। फिर हमने नीलम के फोन से संदीप को मैसेज किया और उसे जंगल में बुलाया। मैं जानता था कि मोबाइल से मेरी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, इसलिए मैंने मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया और जंगल चला गया जहां संदीप नीलम का इंतजार कर रहा था। क्या चल रहा है तेरे और नीलम के बीच में?
क्या कह रहा है तू? ये नौटंकी मत कर। मैंने खुद तुम्हारे फोटोग्राफ्स और मैसेजेस देखे उसके फोन में। मुझे पता था कि नीलम की सबसे बड़ी गलती थी तुझ जैसे आदमी से शादी करके। मैं उसे समझाऊंगा देर होने से पहले ना कि अपनी गलती सुधार ले। उसके बाद हमने संदीप के फोन से नीलम को मैसेज किया और उसे बुलाया। फिर संदीप का फोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया। और जब हम नदी के पास गए और नीलम ने हमें देखा तो वो आप यहाँ? तुमने हमें धोखा दिया। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? और अब हमारा बच्चा भी हमसे अलग करना चाहती हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने धोखा दिया तो दिया, पर हम अपना बच्चा अलग नहीं होने देंगे। बोलो कहाँ है हमारा बच्चा? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका बच्चा? जब आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि वो आपका बच्चा है? शर्म आनी चाहिए आपको। ना आप एक पति कहलाने लायक हैं, ना ही बाप। हमें नहीं पता था कि हमारी अपनी बहन और हमारे दोस्त ने हमारे बच्चे का किडनैप किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए सर। तुझसे एक गलती नहीं, कई गलतियां हुई हैं। अपनी सीधी सादी बीवी पर शक किया तूने, उसकी जान लेकर तूने ये बता दिया कि तू उसके लायक था ही नहीं। भरोसा ये हर रिश्ते की बुनियाद होता है, और अगर इस भरोसे में शक का कीड़ा लग जाए तो रिश्तों की इमारत को टूट कर बिखरते देर नहीं लगती। नीलम के भरोसे को राजीव ने शक का रंग दिया, जबकि वो खुद उसके खिलाफ उसके भरोसे को तार तार कर रहा था, उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहा था। और अंत में इसी शक के जहर ने राजीव को अपनी ही निर्दोष पत्नी का कातिल बना दिया। आज फ्रेंड्स बुक पर हमारे न जाने कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, और कई केसेस में तो जिनकी तस्वीर देखकर हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि वो हकीकत में वैसे हैं भी या नहीं। बिना सच जाने, बिना सही जान पहचान के अपनी प्राइवेट जिंदगी सरेआम शेयर ना करें। न जाने कौन कब कहां इसका गलत फायदा उठा ले, और महिलाओं के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।